हेलो, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। चलिए आज हम पढ़ते हैं तापमान के पैमाने, स्केल ऑफ टेम्परेचर। पिछले क्लास में मैं ऊष्मा ताप में अंतर को बताया था। आज हम तापमापी यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे जो सामान्यतः हॉस्पिटल में या घरों में भी थर्मामीटर का प्रयोग कर हम अपने शरीर के तापमान का मेजरमेंट करते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, कितना होता है जिससे कि हम एक स्वस्थ कहलाते हैं। तो डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट बताया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार तापमान के पैमाने को हम जब पढ़ेंगे तो इसमें मैं बता दूं, ताप मापने के 3 प्रकार के यंत्र हैं। एक है केल्विन पैमाना, दूसरा सेल्सियस पैमाना और तीसरा फ़ारेनहाइट पैमाना। चित्र को देखते रहिएगा, तीनों में मैं अंतर स्पष्ट कर रहा हूं। केल्विन, जो केल्विन पैमाना होता है वो 273 केल्विन से स्टार्ट होकर 373 केल्विन तक उसका पाठ्यांक होता है, जो 100 हिस्सों में बंटा हुआ रहता है। और जो सेल्सियस पैमाना होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस से प्रारंभ होते हुए 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें भी ये 100 खानों में बंटा हुआ रहता है। किंतु फ़ारेनहाइट जो होता है केल्विन और सेल्सियस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 32 फ़ारेनहाइट से प्रारंभ होकर 212 फ़ारेनहाइट तक उसका पाठ्यांक होता है। मीन्स कुल उसमें खानों की संख्या 180 अंश का अंतराल होता है। उसमें दोनों में 100 का और इसमें 180 का अंतराल होता है। तो सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट पैमाने वाले थर्मोस्कोप, जिन्हें हम थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखलाता हूं कि किस प्रकार से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित कर सकते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित कर सकते हैं और केल्विन में। इस प्रकार से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में परिवर्तित करने के लिए एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो खाली स्थान में या तो सही विकल्प में या 1 या 2 नंबर में यह प्रश्न जरूर आता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये जो फार्मूला यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस फार्मूले के देखिए, अगर फ़ारेनहाइट में मान दिया होगा तो केल्विन का मान निकल जाएगा, और केल्विन का मान दिया होगा तो फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे 5/9 ब्रैकेट के अंदर में F-32 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 6, अर्थात 98.6 फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान होगा। C इज इक्वल टू 37, ये निकाल लिए। देखिए यहाँ पे जो उदाहरण है, उदाहरण को एक बार देख लेंगे। इस प्रकार से हम सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट का भी फार्मूला है उसको भी देख लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं ऊष्मा और ताप से संबंधित एक नया टॉपिक, ऊष्मा। ऊष्मा के संचरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊष्मा के संचरण में आपको बता दूं, हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से हो सकता है: संवहन, चालन, विकिरण। तो जिस प्रकार चित्र को देखिए, स्क्रीन के सामने आपका चित्र है। ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से हो सकता है: संवहन, चालन और विकिरण। तो यहाँ पर आग जल रही है, कोयले का दहन हो रहा है, और कोयले से निकलने वाली ऊष्मा जो बाहर निकल रही है वो विकिरण के माध्यम से निकल रही है। और जो बर्तन है, बर्तन का पानी जब विकिरण से प्राप्त ऊष्मा को ग्रहण कर गर्म होने लगता है तो पानी के कणों में, उनके अणु और परमाणु में जब गर्माहट का प्रवाह होता है
मीन्स वह जब गर्म होने लगती है तो धाराएं उत्पन्न होती हैं। मीन्स ऐसा लगता है कि पानी खौलते हुए नजर आता है, तो ये संवहन धाराएं होती हैं। और अगर हम उस बर्तन के हत्थे को पकड़े हुए हैं और बर्तन जब गर्म होने लगती है तो धीरे धीरे बर्तन की उष्मा चालन करते हुए हमारी हाथों तक उष्मा गर्माहट का एहसास होने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि बर्तन पूरी तरह से गर्म हो चुका है और हमारी हाथ जो हत्थे हैं वहां तक उष्मा स्थानांतरित होकर चली आती है, तो ये चालन होती है। इस प्रकार से एक ही डायग्राम के माध्यम से हम विकिरण, संवहन और चालन को समझ सकते हैं। इसको आप फेयर कॉपी में नोट्स कर लेंगे और चालन, संवहन और विकिरण से संबंधित आप क्रियाकलाप को देखते जाइए। क्रियाकलाप 2 में एक रस्सी, एक डंडा, मोमबत्ती और कील लेते हैं और एक डंडे में बारी बारी से आलपीन को हम मोमबत्ती को जलाकर मोमबत्ती के मोम से उन सभी कील को कुछ कुछ डिस्टेंस में मोम से चिपका दिया जाता है। चिपकाने के पश्चात जब हम उस लोहे की रॉड के एक सिरे में मोमबत्ती के जलते हुए मोमबत्ती को दूसरे पहले छोर में रख दिया जाता है, तो धीरे 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 जब लोहे की वह रॉड गर्म होने लगती है तो उष्मा का संचरण, चालन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर होना प्रारंभ होता है। तो उष्मा का चालन हो रहा है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल यह है कि जब उष्मा का चालन प्रारंभ हो जाता है तो जिस जिस ओर से उष्मा चालन होने लगती है और जो सतह गर्म होना प्रारंभ होता है उस सतह की मोम पिघलकर वहां का कील नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उष्मा का चालन धीरे धीरे एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर हो रहा है। यह चालन का उदाहरण है। अब आगे हम पढ़ते हैं संवहन। तो इसके पहले जो ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ को अगर देखा जाए, ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ को अगर देखा जाए तो चालक, कुचालक, ऊष्मारोधी हो सकते हैं। मीन्स चालक वे होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचालन बहुत अच्छे से होता है और कुचालक वे होते हैं जो ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देते, जैसे लकड़ी और कांच। ऊष्मारोधी पदार्थ वे होते हैं जिनको इंसुलेटर कहेंगे इंग्लिश में। शून्य चालकता, ऊष्मा का संचरण नहीं होने देते, जैसे एबोनाइट और एस्बोट। और पढ़ते जाते हैं संवहन धाराएं। संवहन धाराएं को आप अपने दैनिक जीवन में घरों में खाना पकाते समय जब पेज बनाया जाता है तो पानी को खौलते हुए देखा होगा। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है संवहन धाराओं का। और एक चक्रवात जब उठती है पृथ्वी लोक पर, अक्सर गर्मी के महीनों में, ठंडी हवा, गर्म हवा का चक्रवात, जब नदी के ठंडे पानी का चक्रवात सूर्य की रोशनी से गर्म होकर ऊपर की ओर वाष्प बनकर जब उड़ना प्रारंभ करती है तो गर्म रेत, ठंडा पानी, इस प्रकार का जो एक अनुभव होता है और वातावरण में इसका एक चक्र बनता है जिसे हवा का चक्र कहते हैं। और दिन और रात में देखे होंगे, रात के समय में रेत ठंडी लगती है और दिन के समय में गर्म लगती है रेत। ये सब क्या है? हवा का चक्र, जो कि संवहन के कारण से होता है। अक्सर आप लोगों ने इसका अनुभव किया भी होगा। विकिरण से संबंधित अगर हम पढ़ें तो उष्मा संचरण के लिए सदैव ही कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। सूर्य से आने वाली उष्मा के बारे में विचार कीजिए। ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है तो फिर सूर्य की उष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? प्रकाश की ही तरह उष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है। विकिरण द्वारा उष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है। किसी भी गर्म वस्तु में से उष्मा सभी दिशाओं में बराबर संचरित होती है। यह देखने के लिए एक बल्ब, लालटेन, लैंप अथवा दिए के आसपास अपना हाथ रख कर देखें, चारों ओर आपको समान गर्माहट महसूस होगी।
यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तरल तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब हम ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहलाएंगा। और ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। इस प्रकार से ये ऊष्मा के संचरण के माध्यम में हमने पढ़ा चालन, संवहन और विकिरण। ओके।